हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज का वीडियो संजय वेस्ट कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए है और इस वीडियो में इंटरमीडिएट के एंट्रेंस टेस्ट के लिए सोशल साइंस के सिविक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे सभी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपके सिलेबस में बताया गया है कि सभी क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में आएंगे सभी 10th स्टैंडर्ड के होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मिले आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सिविक्स की बुक पढ़ें या फिर यूट्यूब या फिर गूगल से इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप पढ़ें और अच्छे तरह से तैयारी करें। ठीक है, तो और अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट है इसमें देखते हैं कि किस तरह से जो है आपके क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आर्ट्स के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह से संजय वेस्ट कॉलेज से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा आज का सिविक्स है और इसमें आपको टोटल 40 MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज शक्ति साझाकरण का उदाहरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ नहीं हुआ वो नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज शक्ति साझाकरण का उदाहरण है। ऑप्शन में है यहाँ पे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। ऑप्शन बी है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का बंटवारा। ऑप्शन सी है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा। ऑप्शन डी है विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया है बेल्जियम में कितने प्रकार की सरकारें हैं। ऑप्शन में है ए 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है एक संघीय सरकार में शक्तियाँ केंद्रीय प्राधिकरण और किनके बीच विभाजित होती हैं। ऑप्शन में है ए राज्य, बी प्रांत, सी शहर या फिर डी समुदाय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब कि राज्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वाधर शक्ति साझाकरण का एक रूप है। ऑप्शन ए में है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का बंटवारा। ऑप्शन बी में है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा। ऑप्शन सी में है विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का बंटवारा। ऑप्शन डी में है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का बंटवारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि भारत। ठीक है, भारत या इंडिया जो कहें आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में है शक्ति का केंद्रीकरण। ऑप्शन बी में है शक्तियों का पृथक्करण। ऑप्शन सी में है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन डी में है एकात्मक सरकार का रूप। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है भारत में पंचायती राज प्रणाली में क्या शामिल है। ऑप्शन में ए में है केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी में राज्य सरकार, ऑप्शन सी में स्थानीय सरकार और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी सही है, मतलब कि स्थानीय सरकार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है भारत में कौन सा सरकारी स्तर संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकता है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय सरकार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि केंद्रीय सरकार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभाजन का उदाहरण है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें पूछा गया है सामाजिक विभाजन किन कारकों पर आधारित है। ऑप्शन ए लिंग, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी जातीयता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में उत्पन्न हुआ। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि अमेरिका। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यहाँ पे ऑप्शन ए है नेशनल मंडेला, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रोसा पार्क्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान किस आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन ए में है धर्म, ऑप्शन बी नस्ल, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 17, ऑप्शन डी आर्टिकल 18। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कि आर्टिकल 17। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जाति आधारित भेदभाव से संबंधित है। जिसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए अस्पृश्यता, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी संघवाद, ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अस्पृश्यता। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता प्रदान करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि आर्टिकल 14। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतलब कि ए और बी दोनों। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किस संगठन ने किया। ऑप्शन ए अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी कू क्लक्स क्लान, ऑप्शन सी ब्लैक पैंथर पार्टी, ऑप्शन डी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कि 2005। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन अक्सर किन के गठन की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन ए पर्यावरण कानून, ऑप्शन बी नए राजनीतिक दल, ऑप्शन सी अलगाववादी आंदोलन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि पर्यावरण कानून। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ कौन सा पार्टी चिन्ह जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी साइकिल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाथ। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है किस राजनीतिक दल का गठन 1980 में विभिन्न क्षेत्रीय दलों को मिलाकर किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी जनता दल, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी,
ऑप्शन डी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मतलब कि जनता दल। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सकारात्मक परिणाम है। ऑप्शन ए आर्थिक समानता, ऑप्शन बी राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन सी जवाबदेह सरकार, ऑप्शन डी सामाजिक संघर्ष। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मतलब कि जवाबदेह सरकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। ऑप्शन ए भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी पारदर्शिता, ऑप्शन सी राजनीतिक भागीदारी, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भ्रष्टाचार। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है निर्णय लेने के मामले में लोकतंत्र क्या सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए निर्णय कुछ व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, निर्णय लोगों की इच्छा के आधार पर किए जाते हैं। ऑप्शन सी है यहाँ पे निर्णय जल्दी और कुशलता से किए जाते हैं। ऑप्शन डी है निर्णय बिना किसी परामर्श के किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मतलब कि निर्णय लोगों की इच्छा के आधार पर किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए सीमित सरकार, ऑप्शन बी अधिनायकवादी शासन, ऑप्शन सी पूर्ण शक्ति, ऑप्शन डी केंद्रीकृत नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन बी अधिनायकवादी शासन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें पूछा गया है दुनिया भर में लोकतंत्रों द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चुनौती क्या है। ऑप्शन ए राजनीतिक अस्थिरता, ऑप्शन बी आर्थिक असमानता, ऑप्शन सी निरक्षरता, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतंत्र के कामकाज को बेहतर बना सकता है। ऑप्शन ए राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि, ऑप्शन बी मतदाता मतदान में कमी, ऑप्शन सी शक्ति का केंद्रीकरण, ऑप्शन डी न्यायपालिका की शक्ति को सीमित करना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मतलब कि राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक प्रमुख चुनौती क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए मतदाता उदासीनता, ऑप्शन बी चुनावी कदाचार, ऑप्शन सी उच्च मतदाता मतदान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मतलब कि चुनावी कदाचार। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें पूछा गया है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। ऑप्शन ए निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास, ऑप्शन बी सेना के पास, ऑप्शन सी न्यायपालिका के पास, या फिर ऑप्शन डी नौकरशाहों के पास। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मतलब कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा गया है लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली एक चुनौती क्या सुनिश्चित करना है। ऑप्शन ए सभी नागरिकों की समान भागीदारी, ऑप्शन बी अधिनायकवादी नियंत्रण, ऑप्शन सी केंद्रीकृत निर्णय लेना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मतलब कि सभी नागरिकों की समान भागीदारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया है लोकतंत्र समानता को कैसे बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए सभी के लिए समान अवसर, ऑप्शन बी कुछ समूहों को विशेष विशेषाधिकार, ऑप्शन सी अमीरों को शक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मतलब कि सभी के लिए समान अवसर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सकारात्मक परिणाम है। जिसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन सी जवाबदेह सरकार, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मतलब कि जवाबदेह सरकार। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया है गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ऑप्शन ए आर्थिक समानता, ऑप्शन बी कुशल निर्णय लेना, ऑप्शन सी पारदर्शिता और जवाबदेही, ऑप्शन डी केंद्रीकृत शक्ति। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पारदर्शिता और जवाबदेही। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या एक सफल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए सक्रिय नागरिक भागीदारी, ऑप्शन बी मजबूत सेना, ऑप्शन सी केंद्रीकृत नियंत्रण, ऑप्शन डी अधिनायकवादी नेतृत्व। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मतलब कि सक्रिय नागरिक भागीदारी। ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन में है ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मतलब कि आर्टिकल 21। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों और खानों में बच्चों के रोजगार पर रोक से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 23, ऑप्शन बी आर्टिकल 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 25, ऑप्शन डी आर्टिकल 26। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मतलब कि आर्टिकल 24। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 25, ऑप्शन बी आर्टिकल 26, ऑप्शन सी आर्टिकल 27, ऑप्शन डी आर्टिकल 28। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मतलब कि आर्टिकल 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 370, ऑप्शन बी आर्टिकल 371, ऑप्शन सी आर्टिकल 372, ऑप्शन डी आर्टिकल 373। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मतलब कि आर्टिकल 370। ठीक है। तो आई होप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आपको ज़्यादा हार्ड तो लगे नहीं होंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए एग्ज़ाम तक, और जब एग्ज़ाम में जाइए तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए सोर्स मैं बता दे रहा हूँ, आप सिविक्स के बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप गूगल से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं और पढ़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का ख्याल रखें, और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।